अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मैं पूछना ये चाहती वालेकुम हूँ कि सलाम। ये जो बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में हम इसको मतलब एपीएलएस को इंक्लूड कर सकते हैं, हम अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को, और मतलब इस तरह करके ये सारे मिल मिला के तो बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के लिए हम कर सकते हैं, या आईयूजीआर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर बहुत जी। सारी कॉजेज हैं और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पेशेंट जो बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री की है या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की है, ये पेशेंट बहुत ज्यादा सफर कर चुकी होती है। शी इज अ ह्यूमन बीइंग। इट डज नॉट रियली मीन कि हम उसको वो हमारे पास आई है और हम उसे बस कहें कि बस प्रेगनेंसी ही हो ही जाए वो और बस इस तरह ही काम चलता रहे। व्हाट आई थिंक इज के अगर पेशेंट आपके पास आ गई, ऑफ कोर्स शी हैज बीन रेफर टू अ स्पेशलिस्ट हु इज फेलो जिसने डिग्री ली हुई है, तो यू आर द लास्ट वर्ड। तो अब वो आपके पास इस जवाब के साथ जाए कि व्हाट इज द कॉज फॉर हर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, एंड वंस यू नो द कॉज यू कैन ट्रीट हर ऑल्सो। सो एक्चुअली एग्जाम में भी यही मकसद होता है, यही देखा जाता है बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वाले पेशेंट के सिनेरियो में कि आप उसको क्या जवाब दे के भेज रहे हो पेशेंट को, और हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज हर। मतलब आप में और किसी बाहर जो बाहर पेरिफेरी में या कोई नॉन एफसीपीएस या इस तरह डॉक्टर बैठे हैं, उनमें और आप में क्या फर्क है। जो सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर हैं जो कि गायनी भी साथ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स उन्हें करनी पड़ रही है, तो उनमें और आप में क्या फर्क है कि आप उसको किस हद तक की स्पेशलाइजेशन में या अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकते हो सो दैट शी गेट द आंसर राइट। सो इसलिए जी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू गोइंग टू अप्रोच हर इन हर हिस्ट्री, हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच एम्पैथेटिकली, और आपने किस हद तक जानना है उसकी कॉज को फाइंड आउट, बिकॉज वंस यू नो द कॉज ओनली देन यू कैन ट्रीट हर। ठीक है। सो ये भी हम सिनेरियो करेंगे तो आपको समझ भी आएगा। कोई है वॉलंटियर? हम्म। कोई अम, वॉलंटियर करेगा अगर कोई केस दिया जाए और आप कर लो। मैडम मैं कोशिश करूंगी, जी। अगर आप कुछ देंगी तो। आप सिनेरियो देंगी या किस तरह से होगा? एक मिनट अपना पेन देख लूं। ट्राई के इस सिनेरियो में हम काफी कुछ कवर कर ले। वेरी गुड, व्हाई नॉट। सो मैं आपको सिनेरियो miscarriages and 3 first trimester miscarriages, and she is now with the pregnancy test positive. The last period date was 4 weeks away, and the beta hCG is positive now. जी। ओके। ये आफ्टर मैंने सल थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो दी क्योंकि इसमें आई वांट टू कवर एवरीथिंग, सो जी। एक्सक्यूज मी मैम। फोर रिकर फोर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, और मैडम क्या ये आपने दिया। बताया? शी इज अच्छा मैम ग्रेविड मैं 5। ग्रेविड चैट पे भी ये सिनेरियो प्लीज लिख दे जी। शी इज ग्रेविड 5। Patient is 30 years of age. She is gravida 5, para 0. She had first 3 early trimester miscarriages, and the next 2 were second trimester expulsions, मैडम 16 एक weeks. मिनट, So एक how are मिनट you में going to मैडम, manage her? एक मिनट मैडम, मेरे ये आवाज क्लियर नहीं आपकी आ रही। मैं 1 मिनट में आपसे बात करती हूँ। आप इतनी देर में अतिया की बात का जवाब देते। चैट पे लिख देती हूँ। मैम सलाम वालेकुम। अच्छा मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी कि वालेकुम जो हम सलाम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हैं उनकी उसके अंदर, और मैम अगर उसके अंदर मतलब किसी के फर्स्ट भी हैं और साथ में आईयूडीज भी हैं, तो फिर उनकी हिस्ट्री के अंदर जो हम पॉइंट्स होंगे उसमें क्या डिफरेंस आएगा? जैसे कि आपने पहले भी आपने जो मैम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की क्लास ले रखी है, उसमें आपने यही बता रखा है कि सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, फिर थायराइड, डायबिटीज, कजन मैरिज है, कोई भी जो मतलब खानदान में कोई बीमारी है उसके उसकी जैसे कि मैम, तो वो तो वो उनको भी हम आईयूडी के साथ अगर वो मतलब सब कुछ मिल के आता है तो फिर किस तरह से उसको लेंगे हिस्ट्री को? क्योंकि मैम जो आईयूडी के कॉजेज हैं उसमें तो जी। जो है ना मेडिकल कॉजेज पहले आ जाते हैं। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक मसला हल
हेलो हेलो। हेलो डॉक्टर सदा, मैडम 2 मिनट के लिए गई हैं। अच्छा, अतिया ने क्या बताया कि ग्रेविडा 5? मुझे तो खुद बहुत आवाज डिस्टॉर्शन से आ रही है। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही ना आवाज। ग्रेविडा 5 पैरा 0+4। ग्रेविडा 5 पैरा पैरा 0 जीरो। +4 यानी 4 मिसकैरेजेस जी है। जी, ठीक है। और इसके अलावा एज क्या बताइए? तो एज मैंने नहीं सुनी। 30 years, 30 years. सॉरी 8 years. अब इंटरनेट ठीक हो जाएगा, मैंने कनेक्शन ठीक किया। सो पेशेंट इज 30 years of age, शी इज ग्रेविडा 5 पैरा 0+4 with no alive issue, she is married for 10 years, she has first trimester miscarriages and next 2 second trimester expulsions. She is now with the LMP 1 month back with beta HCG report positive. ठीक है। 1 month बैक, 1 month बैक। और इसका LMP 1 month बैक इन बीटा HCG पॉजिटिव Of course, एंड she is pregnant. Why are you writing it down? आप जबानी भी सुन लो। She is gravida 5 para 0+4 with no live issue, married for 10 years, 30 years of age. पहली 3 उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं, अगली 2 उसकी सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्सपल्शंस हैं। ठीक है। ग्रेविडा 6 हो जी। जी पॉजिटिव है ना बीटा HCG? ग्रेविडा ठीक है, 6 हो गई, सॉरी। ठीक है मैडम। ठीक हो गया। हम्म, ठीक है। uh, my name is Sajda. I am one of the exams candidate. I have read the scenario and I'm ready for structural discussion. First of all, I will ask about the when she get pregnancy test positive. अब स्ट्रक्चर डिस्कशन में बोलते रहें प्लीज। ठीक है, okay, okay. I will ask about how she conceived. Is she booked or non-booked? And आपने how एक she सांस confirmed नहीं the बोलना pregnancy? साजदा, जवाब का इंतजार नहीं करना। इट्स स्ट्रक्चर डिस्कशन, आपका टाइम मैंने नोट किया हुआ है जी। Okay. Madam, I will ask is she booked or not booked, and is she conceived by herself spontaneous, or did she take any treatment, and did she get any ultrasound or any lab test before that she is pregnancy test positive? That's good. Then I will ask about the previous pregnancy losses, and I will ask that at the was she is she having any workup before pregnancy, any pre-pregnancy workup in this pregnancy or not? And then I will ask about any investigations for APLA work, antiphospholipid antibodies workup, and then I will ask about any her blood increased blood sugar levels and hypertension. Any is are the blood are her sugar controlled or not? Did she take any medicine for it before? And is she hypertensive? And is she taking any medicine for that? And mm, is the family history any family history of these congenital anomaly babies? And did she has she any bleeding disorders before? And bleeding disorders. And then madam, I can ask I will ask about the
any blood test when the babies were when the abortions occurred, and मैडम पूछूंगी कि उनकी आरपीसीएस जो है वो उसको कोई साइटोजेनिक एनालिसिस उन्होंने कराया था फॉर क्रोमोसोमल उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इम्बैलेंस के लिए, और then any congenital anomalies of above in uterus, any congenital abnormality in the uterus by carnate or subseptate, or any fibroids, or then I will ask about the any thyroid problem, and did she took any investigation for the thyroid antibodies, or is she had any history of foul smelling discharge, of any fishy discharge, and is she smoking or alcohol abusing, and madam, these I think ठीक these है. are the So all your history causes was for not bad, but इसको मैं APLS. बताती हूँ. इस हिस्ट्री पे पास हो सकते हैं अगर आपका आगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग वाइवा जाए, क्योंकि इस पे एटलीस्ट फेल नहीं हो रहे. लेकिन आपने हिस्ट्री इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग इसलिए रखनी है क्योंकि ये केस ऐसा है. ये मैंने आपको बताया कि वो पेशेंट है जो मैरिड फॉर 10 years हो गई है, छठी दफा वो प्रेग्नेंट ठीक हो है. गई है, और अब वो यू नो मतलब एक एक औरत की एक हद है ना कि वो प्रेगनेंसी लॉस इटसेल्फ का जो ट्रॉमा है, उसके बाद गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर द 6th time एंड हैविंग नो बेबी इन हैंड इज अ लॉट, राइट. सो कंसिडरिंग दैट, अब आपने जब इसकी हिस्ट्री लेनी है तो यू हैव टू बी वेरी, आपने बहुत एलैबोरेटेड फॉर्म में लेनी है. करना क्या है? जब आप बायोडेटा और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ऑफ कोर्स शी इज हियर विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड नाउ हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव. तो आपने जब HOPI का स्टार्ट करना है तो यू विल स्टार्ट योर हिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट प्रेगनेंसी. क्योंकि जब आप फर्स्ट प्रेगनेंसी से आप हिस्ट्री लेना शुरू करोगे तो आप बहुत सारी कॉजेज रूल आउट कर लोगे. सो व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस था. उसके दौरान का शुगर बीपी शुरू से क्रॉनिक तो नहीं था उसको बिफोर प्रेगनेंसी. सेकेंडली फिर व्हेन द DNC वाज डन, इफ द DNC वाज डन, क्या उसके जो RPOCs था उसका कोई कैरियोटाइपिंग या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारा कुछ. और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी, इसकी तो बड़ी लंबी हिस्ट्री चलेगी ना. फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस हैं उसमें बहुत डिटेल में कि ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक चली गई, राइट राइट. सो पहले तो उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हुए जा रहे थे, तो अब जी. जो फोर्थ प्रेगनेंसी है उसमें आकर ऐसा क्या हुआ कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस नहीं हुआ, उससे आपको इंडिकेशन मिलेगी. तो किस probably that the cause was sorted out at that time and it was treated so that at least first trimester उसका गुजर गया, right. तो आपने पहले तो ये डिटेल में पूछना है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस था क्या वो वाकई सेकंड ट्राइमेस्टर तक गई प्रेगनेंसी, नंबर 1. नंबर 2 ये कि उसमें ऐसी क्या ट्रीटमेंट हुई, उसको लोप्रिन मिली, उसे क्लेक्सेन मिला, उसे क्या मिला. नंबर 3 ये कि उसके बाद आपने उसको और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ क्या, वॉज इट एन IUD, वॉज इट एक्सपल्शन, और व्हाट वॉज इट, राइट, और वॉज इट लाइक पेनलेस स्पॉन्टेनियस डायलिटेशन. और फिर उससे अगली प्रेगनेंसी में जो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस हुआ, उसमें क्या उसको स्टिच लगा हुआ था सर्वाइकल सर्कलाज या नहीं लगा हुआ था. तो जब आप ये सारी चीजें पूछोगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रेगनेंसी टिल 5th प्रेगनेंसी, बहुत सारी कॉजेज आपने एग्जामिनर को बता दी कि आपने साथ साथ रूल आउट कर लिए. उसके बाद आपने एक कंप्लीट सारी डिटेल बोलनी है कि क्या कॉज रह गई, जैसे कि क्या प्रेगनेंसी के अलावा उसका ठीक. एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का कोई वर्कअप हुआ, क्या थ्रोम्बोफिलिया का कोई वर्कअप हुआ, क्या उसकी फैमिली में कोई थ्रोम्बोफिलिया, नॉट द ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ब्लीडिंग डिसऑर्डर में तो उसका लो कोएगुलेशन प्रोफाइल वाली ब्लीडिंग भी तो आ जाती है ना. इसमें तो हमने जी. थ्रोम्बोफिलियास की बात करनी है. इसको कौन सा हीमोफिलिया वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो आपने वो रूल आउट करना है कि क्या इसकी फैमिली में थ्रोम्बोफिलियास की हिस्ट्री तो नहीं रह चुकी. उसके अलावा ये कि ऑब्वियसली कजन मैरिज तो शायद आप बायोडेटा में ही पूछ के आ जाओगे, तो फैमिली में कोई नॉर्मलस बेबीज की हिस्ट्री और वो सारा कुछ. और ये कि क्या अब तक किसी ने कपल की कोई जेनेटिक टेस्टिंग के भी टेस्ट कुछ लोग करा लेते हैं हस्बैंड और वाइफ के,
तो वो तो नहीं हुए वो ये सारी फिर आपने जो कॉजेज रह गई जो 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 फिफ्थ प्रेगनेंसी तक आपने नहीं पूछी थी बातें, वो आपने एंड पे दो चार पूछ ली। इस तरीके से जब आप पूछोगे एक स्टोरी की तरह बात चलेगी ना। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ठीक। प्रेगनेंसी, नाउ यू हैव टेकन हर टू द फिफ्थ प्रेगनेंसी, और उसके बाद जो कॉजेस रहेगी उससे सुनने वाले को भी बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से वो सुन रहा है, वो रजिस्टर करेंगे कि आपने ये चीजें रूल आउट की, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत कान लगा के हर कोई आपकी हिस्ट्री को सुनेगा कि आपने किस हद तक उससे वो बातें पूछी हैं जो कि पॉसिबिलिटीज हैं। और उसके बाद आप ये कि चलो अब नाउ शी इज प्रेग्नेंट, तो पिछले में क्या क्या, क्योंकि अब आपने वो करना है कि कोई कसर ना रह जाए कि पिछले में जो जो कुछ ना हो चुका हो वो आपने फिर अब करना है। सो इस तरीके से चलना फिर बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हिस्ट्री को ठीक। हमेशा बैड ठीक। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस में इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री से बात शुरू करो, यानी कि यू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है। ठीक। मैम ठीक। अगर ये शॉर्ट केस में आता है हमारे पास कि शॉर्ट केस में उसके पहले आईयूडीज हैं और अभी वो है 33 या 32 वीक्स के ऊपर, तो फिर आपका हिस्ट्री हाँ, का कैसे हो जाएगा मैम, इसको भी क्लियर कर दें। उसमें भी उसमें फिर आप क्विकली लेते हो, फिर आप कहते हो अच्छा फर्स्ट थ्री आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस थी क्या, उसमें बेबी की हार्ट बीट आई, उन तीनों प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री एक साथ ले लोगे। क्या तीनों में डीएनसी हुई थी? क्या शुगर बीपी का मसला पहले से चल रहा था? अच्छा नहीं। तो क्या जो जब डीएनसी हुई किसी भी एक हमल में किसी बेबी के जो पीसेस थे वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए गए थे? नहीं गए तो ऑफ कोर्स नहीं गए होते, लेकिन ये सवाल हमने करना होता है, थ्योरी को भी थोड़ा शो करना होता है। उसके बाद आपने तीन की ले ली, उसके बाद जो अगले दो हुए थे हमल जाया वो 12 या 14 हफ्तों के बाद हुए थे। उसमें आपको दर्दें लगी थी या खुद ही हो गया था या बच्चे की हार्ट बीट खुद ही चली गई थी? बस क्विकली ये आपकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होगी। और मैम आईयूडी टांका अगर उसके किसी एक पहले, प्रेगनेंसी में टांका लगा था कि नहीं? हाँ। मैम अगर उसके पहले आईयूडी होंगे और अभी उसके पास सिर्फ एक ही बेबी अलाइव है और अभी वो 33 वीक्स पर है, तो मैम आईयूडी के हिसाब से क्या क्या सवाल होंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शी इज नाउ एट 33 वीक्स, प्रेगनेंसी आपने आगे भी लेकर जानी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कॉज ही नहीं मिली आईयूडी की और पहले उसकी 32 वीक्स पे आईयूडी हुई हुई है अनएक्सप्लेन्ड। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस केस। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे कि एक पेशेंट आपके पास है ग्रेविडा 2 पैरा 1 विद प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी एट 32 वीक्स, नाउ पेशेंट इज एट 33 वीक्स एंड नाउ यू थिंक दैट इस वक्त उसका कोई शुगर का मसला नहीं है, उसको कोई बीपी का मसला नहीं है, उसकी हर चीज ठीक आ रही है। यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, क्योंकि यू डोंट नो द कॉज ऑफ आईयूडी विच एक्चुअली हैपेंड प्रीवियसली, और इसी जेस्टेशन पे जिसपे अब उसने प्रेजेंट किया, तो अब वो क्यों क्या आपके पास आ गई है, तो अब तो आपके आपसे बेबी लिए बगैर नहीं शी शुड गो, चाहे आपको उसे एडमिट कर लेना पड़े या चाहे कुछ भी। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइंड द कॉज। अगर वो नाउ शी इज एट 33 वीक्स, यू हैव टू फाइंड आउट कि पिछले में कहीं मैक्रोसोमिया तो नहीं था, कहीं पॉली तो नहीं था, कहीं लीगो तो नहीं था, कहीं आईयूजीआर तो नहीं था, कोई प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, नॉर्मलस बेबी, ये सब कुछ तो नहीं था, या इंट्रापार्टम तो नहीं, कोई डिमाइस या एक्सेट्रा, वो तो नहीं हुआ। ये सारी कॉजेज, और अब नाउ शी इज एट 33 वीक्स, उसके सारे टेस्ट आप करा लो, HbA1c भी करा लो, उसका बेशक थायराइड प्रोफाइल भी करा लो, उसका अल्ट्रासाउंड डिटेल्ड, and normally in more than 95% of cases you are able to find a cause of previous IUD, and once you know the cause, फिर you can take good care of this patient because now you know the cause, तो आप उस चीज को रिकर नहीं होने दोगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट वॉज डायबिटिक प्रीवियसली, या अब उसका शुगर डीरेंज आ रही है, तो यू बी वेरी वेरी विजिलेंट इन मॉनिटरिंग हर शुगर, ताकि अब दोबारा ना खुदा ना खास्ता इस वजह से आईयूडी हो जाए, और अकॉर्डिंगली फिर आप आगे तक उसको लेके जाओगे। सो इसके अंदर फिर जिसमें प्रीवियस उसका थर्ड ट्राइमेस्टर में आईयूडी है, नाउ शी इज हेयर थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो उसमें तो और भी ज्यादा आपको डिटेल्ड तरीके से कॉज को फाइंड आउट करना ही है। ठीक मैम है। एक मैम एक केस है, उसमें ये है कि पेशेंट जो है अभी जो है नॉन ग्रेविड पेशेंट है, उसको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वन आईयूडी बेबी एट टर्म एंड वन बेबी चाइल्डहुड डेथ एट एज ऑफ 1 year. The baby हम्म। was intolerant to for milk. She become red and had nausea, vomiting after taking the breastfeed or any formula milk. And हम्म। baby died at the age of 1 year. And second हम्म। baby at the IUD had at term. हम्म। So, ma'am, the baby was good size baby, and
मैम इसमें काजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस में बताती हूँ। एक चीज और भी याद रखें, वो ये कि वेन एवर यू आर टेलिंग अ केस और वेन एवर यू आर कोई चीज आप बता रहे हो, तो ऑलवेज यूज करेक्ट टर्म्स एंड और मेडिकल टर्म्स में गलती नहीं। यू शुड नो व्हाट इज नियोनेटल डेथ, और यू शुड नो व्हाट इज अर्ली नियोनेटल डेथ, यू शुड नो व्हाट इज इन्फेंटाइल डेथ, यू शुड नो व्हाट इज चाइल्डहुड डेथ। अगर आप इस तरह से बात करोगे कि 1 ईयर पे चाइल्डहुड डेथ या वो, तो इट मीन्स कि आपको पाकिस्तान की पेरीनेटल मोर्टेलिटी की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, विच ऑल्सो मीन्स कि आपको इंसिडेंसेस वो फिगर्स नहीं पता। सो ये चीज जाकर एक दफा पढ़ लेना कि अर्ली न्यूनेटल डेथ क्या है, न्यूनेटल डेथ क्या है, इन्फेंटाइल डेथ क्या है, चाइल्डहुड डेथ किसको कहते हैं, इंट्रापार्टम डेथ क्या है, आईयूडी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद ये कि जो केस आपने कहा, अब वो एक उसकी टर्म पे आईयूडी हुई है अनफॉर्चुनेटली, एक उसका 1 ईयर के ऊपर बेबी की डेथ हुई। सो एंड नाउ शी हैज गॉट deranged ब्लड शुगर लेवल्स एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ। सो probably it seems like जो आईयूडी थी वो तो उसका मैम डिलेड ब्लड शुगर लेवल्स नहीं है, बेबी गुड साइज था जो टर्म पे गुड बेबी की आई साइज था। थी। तो यस मैम। probably it was because of the gestational डायबिटीज से वो हो गई। ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बेबी उसका 1 ईयर पे डेथ हुई, वो भी कोई उसका डीरेंट शुगर लेवल्स के साथ डिलीवर हुआ हो, कोई कार्डियक एनोमली हो, कुछ ऐसे ना रह गया हो जो कि 1 ईयर पे जाकर पेयर होके हुआ। सो इसमें मैम तो शुगर ही कॉज लग रही है, मैम 1 ईयर पे एक्सेप्ट के बेबी कोई जेनेटिक कॉज ना हो या एस्पिरेशन ना हो। ये मैम 1 ईयर पे जो बेबी की डेथ हो गई थी, उस वो बेबी जो है इंटॉलरेंट टू टेक द मिल्क, एंड द बेबी वाज बिकमिंग नोजिया, हैड नोजिया, वोमिटिंग एंड बिकम्स रेड ऑन टेकिंग द ब्रेस्ट फीड और देखो, एनी दिस इज फार्मर। व्हाट द पेशेंट इज सेइंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट दैट ऑल दीज सिम्टम्स हैपेंड बिफोर द बेबी डाइड. So can be many reasons. It can be some genetic GI problem. It can be the acquired virus. It can be the heart problem at the same time. So genetic भी हो सकता है और acquired भी हो सकता है, लेकिन जो सेकंड नंबर पे उसका आईयूडी हुआ, जिसमें एक इंडिकेशन हमें मिली कि मैक्रोसोमिया था। मैक्रोसोमिया बैठे बिठाए नहीं हो जाता प्रेगनेंसी में जब तक के डी रेंज। देखो, शुगर की वैल्यू हमारे पॉपुलेशन में और या किसी भी लेडी में जिसकी फैमिली में शुगर ना हो या जिसको पहली प्रेगनेंसी में शुगर का ना पता लगा हो या हुई ना हो, वो उस शुगर की इम्पोर्टेंस नहीं लेती। मतलब आप उसे बता भी दो दैट योर शुगर लेवल्स हैव टू बी लेस देन 140 मिलीग्राम्स ऑफ डेसीलीटर आफ्टर 1 hour of your meal. मतलब शी विल से ओके इफ इट इज कमिंग 180, इफ इट इज इवन कमिंग 200, मतलब ना भी चेक करें एटसेट्रा, बिकॉज दे डोंट नो कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि प्रीवियस आईयूडी भी इसकी वजह से था। तो इसलिए बहुत हमने एज ऑब्स्टेट्रिशियंस बहुत विजिलेंटली इस चीज को लेके जाना होता है। एक चीज बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का विजिट टू अ स्पेशलिस्ट एंड टू अ नॉन स्पेशलिस्ट में फर्क ही है कि नॉन स्पेशलिस्ट शायद उसको उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट या उसके इस वक्त के सिम्टम्स को ट्रीट कर कर करके ले जाएगा, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है वो उसकी कॉज पे जाएगा। ये बात मेरी प्लीज याद रखना, वेन एवर अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू एट योर क्लिनिक, you have to reach the cause of that particular problem. If she has presented with anemia, for example, don't treat anemia only. Reach the cause first, treat anemia accordingly, which means के उसको आप आयरन तो दिए जाओगे, लेकिन ये भी तो देखो कि आयरन डेफिशिएंसी हुई क्यों, क्या ब्लीडिंग ज्यादा थी, क्या उसको वर्म इन्फेस्टेशन है, प्रॉब्लम क्या थी। अगर वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ है तो डोंट ट्रीट द प्रेजेंट प्रेगनेंसी ओनली, रीच द कॉज एज वेल। दिस इज द डिफरेंस के एक एक ये ही फर्क होता है कि एक स्पेशलिस्ट विल ऑलवेज रीच द कॉज। प्रेजेंट सिम्टम को तो हर बंदा शायद घर में बैठ के आपका कोई बड़ा बुजुर्ग भी शायद कुछ बता दे तो मैनेज हो जाए, बट unless you are not able to reach the cause, then you may not even treat the patient completely. Even if you are treating her, वो कोई तुक्का लग रहा है और आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में भी मैम जहां एनीमिक आपको पेशेंट, मैम एनीमिक पेशेंट में जो एनीमिक पेशेंट है उसमें मैम थैलेसीमिया भी, अनडायग्नोज्ड थैलेसीमिया अगर पेरेंट्स हों कैरियर, तो ये भी काज हो सकता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का?
नॉन क्यों? आप HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओ। नहीं, थैलेसीमिया इज नॉट अ कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। थैलेसीमिया डज नॉट कॉज मिसकैरेज और IUD, एक्सेप्ट कि आपको पता चला है कि बेबी थैलेसीमिया मेजर है तो आप खुद टर्मिनेट करो। ठीक है, सो थैलेसीमिया इज नॉट अ कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन एग्जामिनेशन क्विकली, साजदा 2 मिनट्स में। Madam, I need BMI of the patient. And what is the BMI of the patient, madam? मैंने क्या, बस आप आगे बोलते जाओ, स्ट्रक्चर डिस्कशन है ये। Okay, BMI of the patient and vitals vitals, including pulse, blood pressure, temperature, and respiration. And then, madam, I can ask patient, is there any breast discharge from her nipples, and she can squeeze for me, and then I will do inspection and palpation for any tenderness and visceromegaly. Then, madam, examination, and then any hirsutism, for hirsutism, any thyroid palpable or not, and swelling of the legs, swelling on legs. ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस। Investigation, madam, I will need complete blood picture, including hemoglobin, total leukocyte count, and platelet count. And then blood group of the patient, and midstream urine, including for pus protein and glucose. Then HbA1c report, thyroid profile, prolactin levels, and then madam, yeah, I need her anomalies. Then I need ultrasound for uterine anomalies, ultrasound or 3D ultrasound, or any report of hysterosalpingography or hysteroscopy report, any available. And then I need the report of cytogenic analysis of the RPUSs for chromosomal translocation imbalance. And madam, bus. ठीक है, और कोई ओके। प्रीवियस रिकॉर्ड मैम मांग सकते हैं उसके वो अंदर के, कोई भी किस अगर चीज उसकी का? मैम अगर आफ्टर प्रेगनेंसी लॉस के बाद एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी का या ल्यूपस एंटीकोगुलेंट का, या मैम थ्रोम्बोफीलिया कोई भी उसकी प्रोफाइल तो हुई है तो वो मांग सकते हैं। और मैम जो अगर उसकी कोई डीएनसीज हुई हैं तो उसकी रिपोर्ट और हिस्टोपैथो अगर कोई हुई है उनकी तो यही मैं उसकी वेरी बता रही गुड। हूँ। आपने सारा क्रोमोसोमल बोले, क्या रिकॉर्ड आपको प्रेगनेंसी से पहले का और क्या क्या चाहिए? कैरियोटाइपिंग्स आपने बोल दी, लेकिन जो थ्रोम्बोफिलियस के एग्जैक्ट टेस्ट के नाम बोले, मैम वो APLS के प्रोटीन टेस्ट के सी, नाम बोले, जी शाबाश। मैम प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 5 लेडेन फैक्टर जो होता है वो मैम वेरी मांग। गुड, प्रोथ्रोम्बिन 3, ठीक है। और बाकी APLS मैम के? जी मैम एपीएलएस के मैम एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी और लिपस एंटीकोगुलेंट वेरी एंटीबॉडी। गुड, वेरी गुड। ये इसी तरह बोलना है कि बिफोर जी मैम। प्रेगनेंसी ये सारे टेस्ट उसके हैं या नहीं है, क्योंकि जी मैम। ये इस पेशेंट में तो किसी चीज की कसर नहीं। इवन इफ शी कैन नॉट अफोर्ड, आप कह सकते हो कि बाद में करा लें, चाहे कोई आप ज़कात के उस पे करके, बिकॉज दीज टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ठीक। अल्ट्रासाउंड पे क्या क्या चाहिए? मैम अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड पे वायबिलिटी उसकी देखेंगे, एक्स्ट्रा इंट्रा यूट्राइन आपने देखनी है, अभी प्रेगनेंसी, गुड। सीआरएल देखनी है, कार्डिक फ्लिकर और एनी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी देखनी है, क्योंकि मैम इसके सेकंड ट्राइमेस्टर भी हैं तो कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ना हो, सेप्टेट या फाइब्रॉइड ना हो। सर्वाइकल लेंथ, गुड। जी। सर्वाइकल। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक। है। सो यस, सो ठीक है, ओवरऑल इट वाज नॉट बैड। और इसके अंदर मुझे अच्छा लगा है कि यू स्टार्टेड विद BMI इन स्पेसिफिक, और आपने हर्सिटिज्म और उन चीजों का, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अर्ली ट्राइमेस्टर लॉस है, कौन बताएगा? पीसीओ। मैम वो हार्मोनल पीसीओ। हार्मोनल इम्बैलेंस, यस, PCO।
तो इट्स नॉट जेनेटिक और इट्स नॉट लाइक यूट्राइन abnormalities or anything. The commonest cause is actually PCO itself. और ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है जिसकी वजह से, तो इसलिए जब आपने हिस्ट्री लेनी है तो उसमें आपने पीरियड्स के साइक्लिकल ब्लीडिंग की हिस्ट्री, उसके अलावा उसके पीसीओ के सारे सिम्टम्स को रूल आउट करने के लिए, और फिर एग्जामिनेशन में आपने बिल्कुल ठीक किया कि बीएमआई और वो सारी चीजें बोली। एज शी वॉज प्रेग्नेंट, इसलिए हमने उसका वजाइनल एग्जामिनेशन पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया। आई थिंक ओवरऑल इट वाज ऑल राइट। थायराइड आपने देखा था। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन पूरा करना है। मुझे नहीं पता आप उसके निपल डिस्चार्ज या प्रोलैक्टिन पे क्यों इतनी बात कर रहे थे, बिकॉज वो तो अभी प्रेग्नेंट है और ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत अनरिलायबल है इस हाँ जी। सिचुएशन में। तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपने ब्लड ग्रुप मेरा ख्याल है भूल गए थे मांगना, और बाकी बेसलाइन आपने ठीक मांग ली, स्कैन, देन थायराइड और HbA1c, ताकि कोई कॉज ना रह जाए, और प्रीवियसली सारा, और जो प्रीवियस का रिकॉर्ड जैसे डॉक्टर बतिया ने बताया उस तरीके से आपने वो सारा कराना है, प्रोटीन CS और वो सारा। और अगर कोई चीज पॉजिटिव आ जाती है, जैसे फैक्टर 5 लेडिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो फिर आपने उसका फर्दर जेनेटिक टेस्टिंग करानी है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है। क्योंकि कई दफा फैक्टर 5 लेटिन इतना ज्यादा जीन होती है डोमिनेंट के, उसमें आ जाता है कि आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल क्लेक्सन दे रहे हो तो उसकी डोज डबल हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा उस तरीके से भी लेके जाना होता है। बिल्कुल ठीक है। और किसी ने कुछ ऐड करना है इसमें? अच्छा मैम, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली लॉसेस होंगे तब भी आपने स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को देखना है, या सेकंड सॉरी, ट्राइमेस्टर ये होंगे आपकी आवाज तभी? कट गई। मैं कह रही हूँ मैम कि अगर के फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस होंगे तब भी आपने यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज को देखना है, या सिर्फ सेकंड होंगे साथ में तब आपने स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को देखना है? सेकंड में ही करो बात। फर्स्ट में तो देखो, बात ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनॉमलीज जो है ना वो कुछ कहती ही नहीं है, जो जितना भी एविडेंस है वो ये कहता है। तो आपने अगर सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस है ना, तो उसमें यूट्राइन एनॉमलीज की तरफ वाई वाई लेकर जाने की जरूरत नहीं है, वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आपने सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस में ही बात करनी है। जी मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैं ये पूछना वालेकुम चाह रही हूँ, सलाम। अगर कोई पेशेंट जैसे हमारे एग्जाम में आ जाता है कि 2 मिसकैरेजेस हैं उसके, और APLS का हमें कुछ भी नहीं बताते, ऐसे ही 5 वीक्स किसी अर्ली प्रेगनेंसी में आ जाती है, तो हम उसमें हम कहेंगे कि उसको हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट कराएंगे, क्लेक्सिन एस्पिरिन तो कराएंगे जो कराएंगे, लेकिन APLS है उसमें तो उन्होंने कहा है 3 एंड मोर देन 3। यस मैम। और बाकी IUD हो जाए, एक भी IUGR या एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया, उसमें तो क्लेक्सिन ठीक है। तो आई थिंक अगर दो है या दो से 2 और लेस देन 2 है, तो उसमें फिर हम खाली लोप्रीन कर देते हैं। जी मैडम। मैडम वो हम और उसके 150 अंदर मिलीग्राम ही बोलेंगे जो गाइडलाइंस अब तो कहती है। लेटेस्ट 150 mg है। जी। बिल्कुल। मैम इसका पोस्ट नेटल भी बता दें कि ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं, तो अगर हमारे इस तरह का आईयूडी वाला या ट्विन प्रेगनेंसी है, तो या उसका बीएमआई ज्यादा है, तो हम उसके बाद जो अपना मैनेजमेंट बताएंगे उसमें शॉर्ट केस में बताना चाहिए या नहीं? पोस्ट नेटल में तो अगर आप IUGR के लिए प्रोफाइलेक्टिक दे रहे थे तो उसके अंदर तो पोस्ट नेटल नहीं देते। नहीं मैम, उसकी तो आईयूडीआर इंडिकेशन के नहीं लिए है। नहीं, अगर कि उसका वेट ज्यादा है या उसको ट्विन प्रेगनेंसी के साथ है, या उसकी मतलब हाँ, वो तो फिर मैम जो एज ज्यादा है। थ्रोम्बोफीलिया के, बिल्कुल जो थ्रोम्बोफीलिया की पूरी गाइडलाइन है वो तो फिर आप देखोगे। अगर तो सिंगल रिस्क फैक्टर है तो फिर तो आप बस 5 डेज के लिए देते हो। अगर 2 या मोर देन 2 है तो टर्म तो फिर आप जी 6 वीक्स या 3 मंथ्स तक भी जाता है जब हाई रिस्क है। तो वो तो मैम वो ये तो शॉर्ट फिर केस आप के उसके पूरे मैनेजमेंट पे क्राइटेरिया। बताना चाहिए हमें, मतलब ये जो वीटी का किसमें? प्रोफिलैक्सिस है। मैम जब हम शॉर्ट हाँ, केस की मैनेजमेंट बता रहे होते हैं और हमें वो रिस्क फैक्टर दे देते हैं कि इसका बीएमआई ज्यादा है, या ये पेशेंट जो है मतलब वो है ट्विन है। डेफिनेटली बहुत जरूरी है उसमें, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट केस, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। आपका जी केस ही खत्म नहीं होगा जब तक मैम, आप अभी DVT की 26 को प्रोफाइलेक्सिस पेपर आगे है नहीं ना, तो करोगे। दिमाग उसी साइड पे चले जा रहा आई है। नो इट इज वेरी गुड, और बड़ा ब्रॉडली आप सोच रहे हो, और बड़े अच्छे आप जिन जिन के स्पेशली पेपर्स हैं आप लोग बड़ा अच्छे जवाब भी दे रहे हो। द थिंग इज कि आप मैं तो खैर पेपर के साथ साथ मुझे तो होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस की भी हम साथ साथ बात करें, तो आपका केस कैसे खत्म हो सकता है जब तक इवन देखो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय पेशेंट्स। कई दफा होता है, जैसे एक पेशेंट है जिसको आपने बिल्कुल बेड रेस्ट कहा हुआ था, और शी वॉज ऑन बेड फॉर लास्ट 3-4 months,
और अब उसकी डिलीवरी हो गई है, और अब मेरा तो ख्याल होता है इवन प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन ये आपके रिस्क फैक्टर्स में भी है, कि अगर आप उसको प्रोफाइलेक्टिकली 5 डेज वाला भी क्लेक्सिन दे दो तो वो भी जरूरी है। तो ये फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे व्हाट आई हैव नोटिस, मैं इसलिए बात कर रही होती हूँ, ज़ाहिर है बंदा एक्सपीरियंस ही सीख रहा होता है, कि किसी का खुदा ना खासा ब्लैडर इंजरी थी और आपने उसे कैथेटराइज किया हुआ था, बिकॉज ऑफ कैथेटराइजेशन शी वाज इमोबिलाइज्ड फॉर सो लॉन्ग। जैसे कुछ अरसा पहले, काफी साल पहले की बात है, देयर वाज अ पेशेंट, उसका कैथेटराइज था। इट वाज नॉट दैट देयर वाज अ ब्लैडर इंजरी, इट वाज ब्लड स्टेन्ड यूरिन, और फिर यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि उसे कैथेटराइज रखेंगे जब तक क्लियर आता रहा। इवन शी वाज कैथेटराइज फॉर आई थिंक 1 मंथ और सो, और फिर उसका ठीक हो गया। वो होता है ना माइनर सा कोई फिस्टुला होएगा और फिर वो रिपेयर और रिकवर हो गया ओनली बाय कैथेटराइजेशन। बट शी वॉज इमोबिलाइज्ड फॉर लाइक अ मंथ और सो। मेरा ख्याल है शी वॉज इमोबिलाइज्ड ओनली बिकॉज के वो बाथरूम नहीं उठ के जा रही, क्योंकि जब हम कैथेटर निकालते हैं पेशेंट की मोबिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है। तो इवन एट दैट टाइम देर इज नो हार्म कि आप उसको प्रोफाइलेक्टिक दे दो एंटीकोएगुलेंट कोई, क्योंकि पोस्टपार्टम में वी ऑल नो कि काफी टाइम्स ब्लड के अंदर कोएगुलेशन बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपने जरूर एंड तक लेके जाना होता है, एक पेशेंट को पूरा एज अ कंप्लीट सिनेरियो देखना होता है। जी साजदा। मैम मैडम मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो जो एक होता है जो गाइडलाइंस में दिया हुआ है, मतलब जैसे कि आप कह रही हैं कि मैं मतलब गाइडलाइन में ये है कि मतलब इस तरह से हम आम तौर पे हम ये नहीं देते प्रोफिलैक्सिस। तो अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस तरह दे रहे होते हैं तो क्या हम शेयर कर सकते हैं एग्जामिनर के साथ कि मैडम हम क्यों दे रहे होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में? हम गाइडलाइन के मुताबिक ही देते हैं, हमने नहीं अपनी मर्जी से कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं देना। जी जी कभी आपकी ऐसे गाइडलाइन में इमोबिलाइजेशन, मोर बीएमआई, ये सारा कुछ दिया हुआ है रिस्क फैक्टर्स में। ठीक है, जैसे कि आईयूजीआर हो यू आर या जैसे नॉट कोई गोइंग टू गिव क्लेक्सिन ऑन योर ओन, के अपनी मर्जी से हम नहीं देंगे। हम ठीक अगर है लोप्रीन भी दे रहे हैं पेशेंट को, हम गाइडलाइन के मुताबिक दे रहे हैं। हम अगर 150 वाली आई है, इस पे बहुत पेपर्स आए हैं कि हर चीज एविडेंस बेस्ड करनी है। ना हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी मर्जी से करनी है, और ना ही हमने एग्जाम में ऐसा कुछ बोलना है। आपके मैडम। वार्ड्स में जितना कुछ हो रहा है वो सब एविडेंस बेस्ड हो रहा है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां पर फंसो वहां पर ये सोचो कि आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था, या आपके राउंड्स में आपके सीनियर्स ने क्या बोला था, वो सारा वो ठीक है। आप वहां बोल दो कि आप बच जाओगे बहुत सारी चीजों से। कभी कभी ठीक है। मैडम ऐसे हो जाता है जैसे कि प्रीवियस टू इसकी में रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं और तीसरी दफा जो है इसका प्री टर्म डिलीवरी हो गई है या और चौथी दफा पेशेंट आई है। तो जाहिर है पहले तो ये कहते थे ना 2 और मोर रिकरेंट हो तो तब हम ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हैं, अब 3 हो गया जी है। मैं आपको तो बताती क्या हूँ, इट्स नॉट कि अब 3 हो गया और पहले 2 था। अमेरिकन गाइडलाइन में और है, आरसीओजी में और है। अगर आरसीओजी में 3 और मोर है तो अमेरिकन में अभी भी 2 है। तो इट्स नॉट दैट कि पहले क्या था और हम अपनी मर्जी से। अगर कॉग अच्छा आर्टिकल्स में सारा एविडेंस है, अमेरिकन गाइडलाइन, कनेडियन गाइडलाइन और आरसीओजी, हर चीज एविडेंस बेस्ड है। यू कैन गिव योर रेफरेंस एंड से दैट, बट यू कैन ठीक नॉट से कि मैं ठीक एक्सपीरियंस से या मैं अपने डिपार्टमेंट की वजह से बोल रही हूँ। यू हैव टू ठीक। गिव अ प्रॉपर एविडेंस, एंड द एविडेंस इज ऑलवेज देयर। ठीक है। तो मैडम फिर ये वो है ना 3 दिन से ज्यादा अगर हॉस्पिटल में आपका स्टे है तो आप उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हाँ हेपारिन। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। जी मैम जी डॉक्टर अगर आबिद। एपीएलएस मैम अगर पेशेंट को हम एपीएलएस से सस्पिशियस ऑफ एपीएलएस या डायग्नोज एपीएलएस मतलब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की वजह से, पर पेशेंट को कोई आर्टीरियल या वीनस थ्रोम्बोसिस की रिस्क वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, तो मैम अगर उसको प्रेगनेंसी में हम ग्लेक्सिन दे रहे हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सिर्फ ये कि अर्ली प्रेगनेंसी है या सस्पिशियस है कि उसको जो है आईयूजीआर या आईयूडी हुआ था, प्रीटर्म डिलीवरी हुई थी, तो मैम क्या उसको पोस्ट नेटल भी हम ग्लेक्सिन 6 वीक्स देंगे या उसमें हम नहीं रिस्क फैक्टर्स नहीं, देखेंगे? नॉट एट ऑल, नहीं नॉट एट ऑल। अगर आप प्रेगनेंसी के आउटकम के लिए दे रहे हो फॉर द बेबी, तो फिर तो नहीं कर देंगे। लेकिन अगर आप मदर के लिए दे रहे थे फिर देंगे। अगर 4 होगा उसका स्कोर तो फिर हम दे देंगे। जी जी, गुड गुड। ठीक है, डॉक्टर कोमल कुछ कह रही हैं, आप हैंड रेस करके बोल दो, बड़ा लंबा मैसेज है। ओके, सो शी वांट्स कि अब हम मैनेजमेंट डिस्कस करें, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जी साजदा। मैडम सबसे पहले तो मैं पेशेंट को एम्पैथेटिकली काउंसल इंग्लिश करूंगी। इंग्लिश। I will counsel my patient and that
she is having a bad obstetrical history, and I will provide her a tender loving care, and I will start folic acid 5 milligram OD, and if her BMI is high, then I will advise her for lifestyle modification. Then I will manage her according to the APLS workup, and I will tell her. Then I will start Loprin tablet 75 milligram and low molecular weight heparin after doing all of her investigations, including baseline and special LFTs, RFTs, clotting profile. And then I will call her after every month, after 2 to 4 weeks, and then I will call her for dating scan at 12 weeks to see the viability of the fetus and the number of fetuses and any adnexal or uterine pathology, any fibroids. Then I will check her every month, and then I will call after an Emily scan with the report of an Emily scan, and then I will manage her accordingly. I will check her blood pressure and blood pressure and diabetes accordingly, and then any risk factors I will treat them accordingly, and I will call at 24 to 26 weeks. I will advise her Doppler, uterine artery Doppler, and I will rule out the causes of IUGR, and then after 28 weeks, I will call her after every 2 weeks, and I will manage accordingly. Then after if the accordingly, and I will put her on follow up, and at 32 weeks, every time I do her ultrasound, and after 28 weeks ultrasound with Doppler, and I will call her at 36 weeks for the mode of delivery, time of delivery, and ठीक है need for चलो बस अभी steroid यहीं रुक and जाओ किसी और ने कोई और भी बोले मैनेजमेंट अतिया इफ यू वांट टू ट्राई मैम मैं करूँ? जी चलें कोमल करना चाह रही हैं चलो पहले कोमल को फिर अतिया आप करना जी कोमल Ma'am, I will offer her support, and I will counsel her in an empathetic way. I will involve the MDT team, which includes me as an obstetrician and hematologist and dietitian. Then I will counsel her regarding the lifestyle modification, which includes exercise, healthy diet, walking, and moreover, I will explain the fetal-maternal risk associated with APLS, which includes the maternal risk includes the PIH, preeclampsia, gestational diabetes, and placental abruption. And the fetal risk includes the IUGR, stillbirth, and anemia. Then I will ask her to continue 5 milligram folic acid, and I will put her on a tablet Loprin 75 milligram and low molecular weight heparin 40 milligram and enoxaparin on the same day as her UPT becomes positive. I will counsel her regarding the further management, that we will do the dating scan. We will monitor her for the anomaly scan. We will do the OGTT at 24 weeks, 24 to 28 weeks, and on every visit we will check her proteinuria. We will check her blood pressure, and we will check her for proteinuria at 26 to
on 28 weeks, we will again do her CBC and anti-D immunoglobulins if she's blood group negative, and every 4 weeks we will monitor her for along with the ultrasound scan. We will monitor her for along with that ठीक है, umbilical गुड, artery Doppler and that बिल्कुल ठीक है, गुड, yes. यू वर वेरी गुड, बहुत अच्छा था। लेकिन अभी मैं बताती हूँ, अब तिया आप भी ट्राई कर लो, फिर मैं बताती हूँ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो हम कहेंगे कि आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट हर डायग्नोसिस एंड आई विल provide a good support, and this is a very high risk pregnancy as my patient is previously a bad ops history, and I will in this period I will give a good support and a feto maternal surveillance and involve a multidisciplinary team, senior obstetrician, radiologist, neonatologist, and I will manage this patient with her monitoring her blood pressure, her sugar, and in 2 weekly visits. And also start low molecular weight heparin to 6 weeks to 34 weeks, and start a aspirin in 150 milligram in OD, and and advised her a dating scan at 12 weeks and anomaly scan in 20 weeks, and her growth scan in 26 weeks. And after these scans, provide help in to further manage with Doppler or ठीक है, और मैम सो फाइन, आप तीनों का अच्छा था। अपने अपने स्टाइल से कुछ ने बातें, कुछ ने मिस की, कुछ ने ऐड की, वो सारा। लेकिन फिर मैं बड़ी जरूरी बातें भूल गए। सबसे पहले तो आपने ये बोलना है कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस। मैंने आपको HbA1c नहीं दिया, मैंने आपको कोई रिपोर्ट नहीं दी, सो यू डोंट नो एग्जैक्टली द कॉज एज येट, सो आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस। फॉर एग्जांपल सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है और हमारे पास APLS का ऑफ कोर्स अब वो नहीं है रिपोर्ट्स, बिकॉज नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो ऑब्वियसली फिर आप कहोगे कि आई विल काउंसिल माई पेशेंट, शी इज हैविंग बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ऐसा कुछ। ऑब्वियसली वर्ड्स पेशेंट के सामने थोड़ा सा बोलना और ज्यादा से, तो यस यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। आई वुड लाइक टू नो हर दैट प्रीवियसली जितनी भी रिपोर्टें मेरे पास हैं दे ऑल आर नॉर्मल। हाउएवर the record like APLS or thrombophilia record that will be done after the pregnancy will give me the real cause for the pregnancy losses. Number one. Number two, her next two pregnancies were second trimester losses, which seems like that there was some uterine anomaly present. So इसमें अब previous obstetrical history में कितना important था कि अगर उसने पहले लोप्रीन या वो चीजें ली हैं तो डेफिनेटली क्लेक्सिन तो लगेगा, जिसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर तक गए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब उसको अगर टांका नहीं लगा तो आपको अभी से ही सारा बताना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे कि अतिया ने बोला कि जब आप क्लेक्सिन बोल रहे हो, जब आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बोल रहे हो, यू हैव टू टेल एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू बिगिन। सो यस, फ्रॉम 6 वीक्स। ठीक है। सो जहाँ डेटिंग स्कैन और वो चीजों की बात आई, बड़ा वो अच्छा, हमारी पिछली कैंडिडेट कोमल बहुत अच्छा साथ साथ बोल रही थी, हर स्टार्ट वाज रियली गुड। हाँ, एक्सेप्ट फॉर कि उसने अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात की होती तो बहुत जबरदस्त स्टार्ट था। आप यूं बात करते हैं कि एम्पैथेटिकली आई विल अप्रोच माय पेशेंट एंड आई विल एक्सप्लेन टू हर दैट the cause is yet not known because the reports are not complete, because few reports like APLS or wo sara will be done after the pregnancy. So however I can start her off with the treatment, साथ साथ percentages बोलो कि if you're going to give her Clexane, there is more than 90% chance according to evidence that the pregnancy will reach the term. And then considering the second trimester losses, if you apply the सर्कलाज, कितने परसेंट चांस है कि प्रेगनेंसी आगे जाएगी। अगर पहले उसको सर्वाइकल लगा हुआ है, सर्वाइकल के साथ एक्सपल्शन हुई है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर यस एब्डोमिनल सर्कलाज की वो कैंडिडेट है, तो एब्डोमिनल सर्कलाज से कितने परसेंट चांस है दैट शी कैन रीच द टर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में ही उसको बताना है कि अब वो अगर आपके पास आई है तो उसे कितना फायदा हुआ है कि वो एक स्पेशलिस्ट के पास आई है। ठीक है। क्योंकि आपने ना सिर्फ कॉज पता करने की कोशिश की है, अगर कॉज नहीं भी मिली तो हमारे पास स्टडीज हैं जो प्रोफाइलेक्टिकली हमें ऐसी चीजें बता रही हैं जिससे पेशेंट 90% चांस है कि एक्सेप्ट कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, अदर देन दैट 90% चांस है कि विद द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑल्सो यू कैन टेक प्रेगनेंसी टिल टर्म।
ये इसमें शायद मैनेजमेंट से ज्यादा एलैबोरेटेड या ज्यादा टाइम लेके काउंसलिंग बोलने की जरूरत है। फिर आगे कैसे जाना है, फिर जैसे अतिया ने कहा 6 वीक से यूल स्टार्ट हर विद क्लेक्सिन। क्लेक्सिन की डोज बोलोगे उस पेशेंट के अंदर, अगर आपको बीएमआई या वेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसकी डोज आप बोलोगे। क्लेक्सिन के साथ एलएफटीज आरएफटीज का कहीं जिक्र नहीं है कि आपको कराने की जरूरत है। सो आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली रजिस्टर जाओगे। देन एट 12 वीक्स नकल थिकनेस फाइंड आउट करने के बाद यू विल प्लान हर सर्वाइकल सर्कुलाज। 12 से 14 हफ्तों के अंदर अंदर आप उसको सर्वाइकल सर्कुलाज ऑफर करोगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप जाओगे। यस 28 वीक्स पे और फिर 32 वीक्स पे आप उसका एक ग्रोथ स्कैन या डॉपलर स्कैन कराओगे और उसके अकॉर्डिंगली आगे आगे फंडल हाइट पे डिपेंड करता है कि सीरियल ग्रोथ स्कैन की जरूरत है कि नहीं। और फिर आगे का आपका सारा ठीक था, लेकिन इसमें जो सारा पास और फेल था ना, वो सारा डिपेंड ही कर रहा था उसके ऊपर। सॉरी एक्सक्यूज मी। हाँ, वो सारा डिपेंड ही उस पे कर रहा था कि आप ये सारी बातें विद परसेंटेजेस के किस में क्या परसेंटेज का चांस है कि बेबी आगे तक चला जाएगा इंशाल्लाह। राइट। सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के अंदर आपने ना सिर्फ पेशेंट को फिजिकली या मेडिकली लेके चलना है, उसको आप साइकोलॉजिकली भी लेके चलना है। तो स्टार्ट तो सबसे अच्छा कोमल का ही था मैनेजमेंट का। शी इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। देयर इज नो हार्म इफ यू इन्वॉल्व just also sometimes when the patients are there and they have studied or researched about their condition a lot, so they want to meet a neonatologist. And then, yes, the possible risk factors, because if it is an autoimmune condition or something like antiphospholipid antibody syndrome, so you should consider the hypertension and diabetes, etc. But at the same time, you should counsel the patient that if there is any genetic cause, तो definitely पे genetic cause को तो हम अब नहीं बदल सकते। सो कंसिडरिंग द प्रेगनेंसी, द जेनेटिक थिंग, even in this type of patient you can offer the PGT later on, but आप उसका फ्री फीटल डीएनए टेस्ट ऑफर कर सकते हो 8 वीक्स पे। बिफोर 10 वीक्स आप वो भी करा सकते हो ताकि जेनेटिक कॉज भी रूल आउट हो जाए। देन 12 वीक्स पे नकल थिकनेस, 22 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन, 28 वीक्स पे डॉपलर और फिर 32 वीक्स पे And डॉपलर। madam, what is the role of progesterone, vaginal progesterone? मैम जो हम 400 मिलीग्राम देते हैं हाँ, in ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वी विल गिव प्रोजेस्टेरोन एंड सपोर्ट इन दिस पेशेंट कंसिडरिंग कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं था नंबर वन। इसके अंदर ओरल आप प्रोजेस्टेरोन शुरू करा दोगे, एक्सेप्ट कि कोई आगे उसको कोई स्पॉटिंग हो जाए या उसको प्री टर्म लेबर कोई पेन या कुछ ऐसा, तो फिर आप इंट्रामस्कुलर या रेक्टल या वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन ऑफर कर सकते हो। उसकी वजह ये है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस भी है। सो उसकी वजह यही होती है कि बहुत सारी अब तो गाइडलाइंस कहती हैं कि इवन प्रोजेस्टेरॉन का रोल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सर्कलाज। यानी कि अगर आप एक पेशेंट पे सर्कलाज नहीं लगाते और आप उसको सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हाई सपोर्ट देते जाते हो तो आउटकम विल बी सेम। देयर आर मेनी स्टडीज जो ये सपोर्ट करती हैं, इतना इंपॉर्टेंट रोल है प्रोजेस्टेरॉन का। So considering that there is a medicine which is not causing actually any harm in first or second trimester, but it can benefit a patient overall. So there is no harm in starting this progesterone support, especially in a patient with recurrent pregnancy losses. So yes, Dufestin या progesterone का रोल हमारे population में तो जरूर है, considering कि यहाँ पर hormonal imbalance is the topmost cause for the recurrent pregnancy loss इस वजह से। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम ये जो जी सर्वाइकल लेंथ को देख के फिर हमने डिसाइड करना है कि हमने नो, सर्कलाज लगाना है। हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री हिस्ट्री इंडिकेटेड। गाइडेड सर्कलाज। हाँ, हिस्ट्री इंडिकेट, ठीक है। मैडम ये जो अरेबियन पेस्ट्री, आज की गाइड देखो, देयर इज हिस्ट्री गाइडेड, देयर इज अल्ट्रासाउंड गाइडेड, इफ यू कैन अरेंज इट। अब जो अरबियन पेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है वो कहते हैं कि अरबियन पेस्ट्री इज एज गुड एज अ सर्कलाज। सर्कलाज आप अंडर एनेस्थीसिया लगाते हो, इट्स अ सर्जिकल इंटरवेंशन। बट आपको एक तो पेस्ट्री का साइज मिल जाए, ठीक अरेंज हो जाए। अब पाकिस्तान में तो अरेंज करना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये कि उसको रखना आता हो, इट हैज टू बी प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस। ठीक।
क्लेक्सन यूपीटी पॉजिटिव के वक्त से नहीं, 6 वीक से स्टार्ट होता है जी। सो इट हैज टू बी, क्या कहते हैं, मैं क्या कह रही थी, सो एडबिन पेस्ट्री प्लेस जो है ना इंटरनल लॉस के लेवल पे जाके करनी है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली इन केस कि जहाँ इमरजेंसी सर्कलाज वर्सेस पेस्ट्री में डिसीजन ले रहे होते हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी सर्कलाज इज बेटर, क्योंकि पेसरी इंटरनल लॉस तक पहुंचाना और दौरान दौरानी लेबर या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हाउएवर प्लान्ड अगर आप 11 से 14 हफ्तों के बीच में रख रहे हो, वो फिर भी आसान होती है रखना। तो अब सर्पियन पेसरी एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर द सर्कलाज भी कंसिडर किया जा रहा है। मैडम अगर इंटरनल ऑस में ठीक रखते है। हैं तो कोई प्री उस तो वो तो नहीं होता, अबॉर्शन के चांसेस तो नहीं हो जाते अगर इस तरह से इंटरनल लॉस को हम बड़े अच्छे अंदर तक लेके जाएं पैसरी को तो? प्री टर्म के चांसेस नहीं होते, वो ये जाके ना, ये जाके अपनी जगह पर रखते हो तो जो सर्वाइकल ऑस है ये जाकर अपना रिंग, जो छोटा वाला रिंग है उसके ऊपर जी प्लेस कर लेती है वो, मतलब इट हैज टू बी प्लेस्ड हायर अप इन द सर्विक्स। रखते हो तो वजाइनली है। जी ठीक। इसकी वीडियो बड़ी अच्छी यूट्यूब वगैरह पे एडबियन पेसरी की रखने की। बख्तावर ने कोई क्वेश्चन क्या है जी? कैन यू जुबानी पूछ लो बख्तावर, मेरे से तो पूरा पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैम एक पेशेंट नहीं है, समझ आया उसकी क्वेश्चन जो है, जी, पूछ लें। मैम एक पेशेंट है, उसके जो है 5 से 6 प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, वो 7 to 8 मंथ से प्रीटर्म लेबर की वजह से। और मैम उसको अलाइव इशू, मतलब उसको 4 to 5 बेबीज हैं अलाइव, पर उसके प्रेगनेंसी लॉसेस भी हैं, मतलब 5 से 6। वो प्रीटर्म लेबर 7 to 8 मंथ्स की है। पर अभी उसको जो कंप्लेंट है वो हीट इंटॉलरेंस, बॉडी एक, जॉइंट पेन्स। और उसको जो है एग्जामिनेशन पे मैम उसके फेस पे, चीक्स पे, मतलब रेड स्पॉट, मतलब रेडिश जैसे मलार रेश ऐसे, मतलब लग रहा था। हैविंग तो मैम, ऑटोइम्यून डिजीज। जी। मैम उसकी इन्वेस्टिगेशंस में, एसएलई सो की आई विल टेल इन्वेस्टिगेशन। यू, मुझे यस मैम। आगे क्वेश्चन में से क्विकली कर रही हूँ, क्योंकि वो जी, इसकी इन्वेस्टिगेशन में हर प्रेग्नेंट फॉर 6 to 7 टाइम्स, और उसकी प्रेगनेंसी लॉसेस हो, एक प्रेगनेंसी लॉस के बाद पेशेंट साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जा सकती है। तो एक पेशेंट जो कि 6 to 7 टाइम्स प्रेगनेंसी लॉस में से गुजर गई, उसके लिए आपने जिस हद तक सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, इवन इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट, फिर तो सारा थ्रोम्बोफिलिया सारा कुछ आपने रूल आउट करना इन एनी केस, बिकॉज नाउ शी इज डेवलपिंग प्रॉब्ली एसएलई, जो आप बता रहे हो। देन देर इज अनदर पेशेंट, जैसे कि मैंने एब्डोमिनल सर्कलाज का भी थोड़ा सा जिक्र किया, ये बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जो कि सर्वाइकल सर्कलाज के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस करते हैं। उनके अंदर प्री प्रेगनेंसी सर्कलाज, एब्डोमिनल सर्कलाज, लेप्रोस्कोपिक तो बेस्ट है। हाउएवर ओपन में भी कुछ लोग लगाते हैं, तो यस, प्री प्रेगनेंसी सर्कला एब्डोमिनल सर्कलाज इज वेरी वेरी गुड। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी with the, with a history of second trimester loss despite having cervical cerclage, right? सर्वाइकल सर्कलाइज के बावजूद उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट होके आ गई है, तो अगेन 11 to 14 वीक्स इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप एब्डोमिनल सर्कलाज लगा सकते हो। फिर अगेन लेप्रोस्कोपिकली भी लग सकता है 11 to 14 वीक्स पे। सो देन देर इज अ पेशेंट जो ऑस ओपन के साथ बल्जिंग मेम्ब्रेन्स में आ जाती है, शी इज लाइक नो, देर आर नो पेन्स एंड इट इज लाइक ऑब्वियसली लेस देन 2 सेंटीमीटर्स और सो डायलिटेशन, आप उसका इमरजेंसी सर्कलाज लगाते हो। सर्वाइकल लेंथ उसमें मोस्टली 1 सेंटीमीटर तक गई होती है, थोड़ी सी कम, तो उसमें इमरजेंसी सर्कलाज लग जाता है विद कंसेंट। ये पेशेंट्स भी तकरीबन 80% होते हैं जो कि 10 से 16 10 हफ्ते एटलीस्ट निकाल जाते हैं विद इमरजेंसी सर्कलाज, और सर्वाइबिलिटी की स्टेज पे जा सकते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल 17 18 वीक्स पे आए या 20 वीक्स पे भी आए हैं, तो इनको अगर आप इमरजेंसी सर्कलाज लगा दो तो वो आगे चले जाते हैं विद द प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट। देन देर आर पेशेंट्स जिनके अंदर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, तो बिफोर प्रेगनेंसी आप वो यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज करेक्ट करते हो हिस्ट्रोस्कोपिकली या हिस्टेरोलेप्रोस्कोपिकली मेट्रोप्लास्टी के जरिए, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। देन देर इज अ पेशेंट जिसमें डायडिल्फस है। डायडिल्फस में एट टाइम्स इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि दो सर्विक्स को, दो यूट्राई को, जो नीचे तक दो सर्विक्स है, उनको आप मेट्रोप्लास्टी से सिंगल करो, और उनको अगर आप मेट्रोप्लास्टी से सिंगल करो तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता। बायकॉर्नुएट में तो अच्छा प्रोग्नोसिस है मेट्रोप्लास्टी का, लेकिन दो सर्विक्स और दो यूट्राई के साथ सिंगल बनाना
is nearly impossible, and if you are somehow able to do it, its prognosis considering fertility is not that good. तो यस दैट इज वन केस जिसमें फिर आप आई वुड से कि बार बार प्रेगनेंसी करके बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस, ये कुछ जैसा कॉन्सेप्ट वो भी ठीक ही कॉन्सेप्ट होगा कि जिसमें आप कहते हो कि पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने दें ताकि उसकी यूट्रस डायलेट होती जाती है, एक दफा में 16 हफ्तों पे एक्सपेल्शन हुई, अगले में शायद 20 हफ्तों पे, अगले में 22 पे, अगले में 28 पे हो जाएगी, तो बिकॉज यूट्रस की क्या वॉल डिस्टेंड हो रही है तो उसमें स्पेस बन रही है, बट आई थिंक शी इज अ लेडी, वी कैन नॉट लेट हर कीप ऑन गेटिंग प्रेग्नेंट एंड गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी लॉस अगेन एंड अगेन। इंसान है, कोई बकरी तो नहीं कि आप उसको इसलिए प्रेग्नेंट कर करके प्रेगनेंसी लॉस कराई जाओ कि उसकी यूट्रस का साइज बड़ा हो जाएगा। डायटेल्फस है तो एक कैविटी दूसरी छोटी है, तो आप उसको प्रेगनेंसी लॉसेस में, और फिर इवेंचुअली शी मे हैव अ बेबी एट 32 वीक्स और मे नॉट हैव अ बेबी एट 32 वीक। 10 दफा प्रेगनेंसी लॉस हो गया और फिर भी वो 32 तक नहीं पहुंच सक रही, यूट्रस इतनी डिस्टेंड नहीं हो रही, तो इससे बेहतर है आप उसका बीटीएल करो, उसको सरोगेसी या अडॉप्शन की तरफ लेके जाएं ताकि वो अपनी जिंदगी आगे शुरू करे। सो दिस इज माय कॉन्सेप्ट। If there is didelphys and it's totally repairable, then you can offer her surrogacy or adoption. ठीक है। सो आई थिंक हमने तकरीबन हर कॉज कवर करने की कोशिश की है आज। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। गुड। नहीं मैडम, सो बहुत बहुत आपने थैंक एलेबोरेट यू, करके आपने बहुत बहुत हमारी जो टेंशन जो थी ना बीयूएच की हो वो दूर इसमें कर दी। आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हिस्ट्री लेनी है और इन्वेस्टिगेशंस में कोई कसर नहीं छोड़नी। अब जैसे अभी किसी ने बड़ा अच्छा केस बोला कि 6-8 दफा वो पेशेंट प्रेग्नेंट हुई, बेशक 2 बच्चे उसके पास हैं, बट 6 दफा भी प्रेग्नेंट होके लॉस हो गया तो उसकी तो तय तक पहुंचना है, और वो आपके सारा वाइवा डिपेंड करेगा आपकी हिस्ट्री पे। एग्जामिनेशन उसमें क्या खास होना, हिस्ट्री और ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस पे, यानी कि नजर आए एग्जामिनर को कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू रीच द कॉज। ठीक है। और मैम आईयूडी ट्राइमेस्टर के वाइज अंदर हमने भी इन्वेस्टिगेशन इसमें लेनी है ना। आपने खर्चे का फिक्र नहीं करना पेशेंट के, इसमें किसी चीज का फिक्र नहीं करना, आपने उसे हर हर चीज ऑफर कर देनी है। जी। मैम जो उसके ओल्ड आईयूडी होंगे उसमें मैसिरेटेड और फ्रेश वाला आपने करना है, क्योंकि फ्रेश वाला जो होगा मैम इंट्रापार्टम पे लेके जाएंगे, और मैसिरेटेड में मैम फिर और इतना बहुत सारे नहीं, या नहीं। इतना हिस्ट्री में पेशेंट भी नहीं बता सकती होती, सब कई दफा पेशेंट ने देखा भी नहीं होता आईयूडी बेबी। सो ठीक योर ठीक हिस्ट्री कैन नॉट, इस पे आपका कॉज नहीं डिफर करेगी। ठीक ठीक है। है मैम, ठीक है। ठीक। चलिए।